हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यह बीपीएससी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो बनाई जा रही है। यह मेनली ऐसे बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो जब हम पढ़ाई करते थे दोस्तों, तब हमारे सर बोला करते थे कि जो आया है वही आएगा। मीन्स इसका ये हुआ कि देखो, एक पैटर्न वो लोग भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके आगे की चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या पूछना है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम इतना तो करके जाएं कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, अगर उस पैटर्न में कुछ चीज़ आती है तो हम जहाँ पे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे 10 में 10 नहीं आता है, उस केस में वहाँ पे हम 2 से 3 क्वेश्चन तो क्रैक कर लेंगे। और आपको भी पता है दोस्तों कि एक एक मार्क्स का कितनी वैल्यू है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से आगे चलेंगे कि जो पूछा है वही पूछा जाएगा। ठीक है, नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन इसी में हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमने 1 से 20 तक ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक सीरीज दी हुई है 2, 3, 6, फिर 18, फिर डायरेक्ट 1944 पहुंच गया है। और ये क्वेश्चन मार्क्स है जो हमें बताना है। तो दोस्तों देखो, इसमें भी 2 से 3 पैटर्न चलते हैं। अगर ये डिफरेंस 1944 ना हो करके अगर बहुत कोई छोटा नंबर होता, मतलब 25 या 30 होता, तो हम ये समझ सकते थे कि ये जो सीरीज चल रही है वो या तो प्लस हो रहा होगा, या तो क्या मतलब प्लस ही हो रहा है ना, क्योंकि ये बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन ये सडन देखो, 18 के बाद कोई नंबर है और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा नंबर है। 18 से तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया 1944। तो जब ऐसा कभी केस रहेगा तो आप बेझिझक ये सोच लीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई का ही केस है। मल्टीप्लाई का केस है, मतलब कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, 2 तियाँ 6, छत्रिक 18, 18 छिका, तो 18 इंटू 6 होता है 108 होता है। ठीक है, अगर आपके टेबल भी वीक है तो 8 48 की 8, हासिल आई 4, 6 कम 6 4 10। ठीक है, फिर 108 इंटू 18 करेंगे। ठीक है, 108 इंटू 18 करेंगे तो देखो 1944 आता है कि नहीं, एटलीस्ट चेक कर लेते हैं। बाकी हमारा आंसर आ चुका है, सी नंबर। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है, लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो 18 अट्ठे क्या होता है, 144 होता है। तो ये 44 ले लिए, एक हासिल ले लिए, 18 कम 18 एक 19। तो ये देखो 1944 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 108। तो होप सो क्लियर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बताया कि ये नंबर देखो सडन चेंज हो रहा, 18 से 1944 हो गया। एक तरह से बीच में कोई नंबर आया जो कि 108 था, और 108 से 1944। तो जब ऐसा सडन जंप देखने को मिले, सडन जंप देखने को मिले, तो आंख मूंद के आप यही कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि ये मल्टीप्लाई का केस है। मल्टीप्लाई का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है दोस्तों, कि सुबह के 4:30 बजे हैं, पूर्वान्ह 4:30 बजे, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जैसे ये घड़ी हो गई। देखिए, घड़ी से एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और 9। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है, घर ये हो गया हमारा सेंटर, ये हो गई हमारी बड़ी वाली मिनट की सुई, ये हमारे घंटे आवर की सुई हो गई, ये हमारी मिनट वाली सुई हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि ये जो आवर वाली सुई है, ये पूरा एक चक्कर कितने देर में लगाती है। तो आप बोलोगे कि सर ये 1 घंटे में एक तरह से कितना चलता है, 5 डिग्री, ये 5 मिनट चलता है। और 12 घंटे में ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना। घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं हम लोग, आवर वाली सुई की, है ना। हम लोग घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं। तो समझिएगा
कि ये जो आवर वाली सुई है पूरा एक चक्कर, और हमको पता होना चाहिए कि सर्कल जो है वो पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सर्कल जो हमारा होता है 360 डिग्री का होता है। तो घंटे वाली सुई की अगर हम बात करें तो एक घंटे में 12 घंटे में वो कितना चलता है, 360 डिग्री चलता है। तो एक घंटे में कितना चलेगा दोस्तों, 360/12, तो 12 तियाँ 36, 30 डिग्री। एक घंटे में 30 डिग्री। अब एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक मिनट में 30/60 क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री। तो हमारे लिए काम की चीज़ क्या थी कि जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वो हाफ डिग्री एक मिनट में चलती है, हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, घंटे वाली सुई की बात किया मैंने। अब मिनट वाली सुई 360 डिग्री कितने देर में चल लेती है, तो आप बोलोगे कि मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई मान लो, तो 60 मिनट में मान लो एक चक्कर पूरा कर लेती है ना ये मिनट वाली। तो बोले कि 60 मिनट में 360 डिग्री चल लेती है। हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, केवल ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आप घड़ी के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, है ना। डरना नहीं है। ये चीज़ सबको पता है कि मिनट 60 मिनट का एक घंटा होता है, जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको। ठीक है, मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि आपको मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा, उस केस में आप 2 से 3 क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है दोस्तों। तो एक मिनट में वो कितना करेगी, तो 360/60, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 छंग 36। तो एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है एक मिनट में। ठीक है, तो बस अब इतना अगर हमें समझ में आ गया तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हलवा हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है दोस्तों कि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री बनाता है। फॉर्मूला वाला भी मेथड बता देंगे आपको। ठीक है, जिसको फॉर्मूला से आसान लगेगा वो फॉर्मूला वाला भी मेथड सीख लेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 4:30 में हमसे पूछा है कि एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग एक घड़ी एज्यूम कर लेते हैं और ये मान लेते हैं 12, 6, 3, 9, 4, 5। अब घड़ी में क्या बजा है, 4:30। ये हो गई मिनट वाली सुई और ये हो गई आपकी सॉरी ये आवर वाली सुई हो गई, ये मिनट वाली सुई हो गई। हमने 4:30 बजा दिया। अब हमसे पूछा है दोस्तों कि इसके बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, तो अब समझिए, अब यहाँ पे समझिए कि जैसे ये तो आइडियल कंडीशन हो गई कि 4:30 हुआ है तो 4 वाले ये जो घंटे वाली सुई है वो 4 पर ही होगी। ये तो आइडियल करने एक आइडियल कंडीशन मान ली है कि जो घंटे वाली सुई है वो क्या है, 4 पर है और मिनट वाली सुई 6 पर है। तब ये दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो हमें पता है कि एक मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो ये 5, 10, तो 10 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा, 10 मिनट में 60 डिग्री हो जाएगा। ये 5 और ये 5, 4 और 6 पे है। लेकिन ये कब है, ये हमारा आइडियल कंडीशन है और हमें पता है कि ये कंडीशन तो होगी नहीं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो मिनट वाली सुई है जब जैसे जैसे बढ़ती है तो वो कितना डिग्री का बनाती है, एक मिनट में हाफ डिग्री बनाती है। ठीक है, तो वो जब 30 मिनट चली होगी तो हमको पता है कि ये 4 वाला जो है 4 और 5 के बीच में आ चुका होगा, है ना। तो ये 6 के क्लोजर आ रहा होगा। मिनट वाली सुई तो फिक्स हो गई ना, क्योंकि वो 30 में पहुंची ही है, 30 में पहुंची है, समझिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ आ गई होगी, 4 और 5 के बीच में। तो मिनट वाली सुई से हमारा कितना एंगल बना होगा,
तो मिनट वाली सुई से हमारा कितना बना होगा, तो 30 मिनट चली है ना, 30 मिनट चली तो आधा डिग्री बनता है 1 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री बनता है, तो 30 मिनट में 30/आधा मतलब 15 डिग्री। तो ये प्लस होगा कि माइनस, देखो ये तो 4 से 6 के बीच में था तो 60 डिग्री, लेकिन हमें ये 4 पे नहीं है ना, 4 से इधर आ गया और 6 के नियर बाई आ गया, तो 4 और 6 के बीच में कम होगा ना डिस्टेंस अब, तो ये कम होगा तो माइनस करना पड़ेगा, 60 माइनस 15 डिग्री ये हो जाएगा, 60 माइनस 15 डिग्री ये हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, और जो फॉर्मूला प्रेमी है उनके लिए बता दें कि एक फॉर्मूला है, देखिएगा, ठीक है, एक फॉर्मूला है फॉर्मूला प्रेमियों के लिए, क्या है कि ये यहाँ पे होता है 30H माइनस 11/2 इंटू एम, 30 आवर माइनस 11/2 मिनट। ठीक है, थीटा बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 इंटू आवर कितना है 4 माइनस 11/2, एम कितना है हमारा 30 है। ठीक है, तो ये 2 से 15 टाइम चला जाएगा, तो 30 चौके हो जाएगा 120, और 11 गुणे 15, 15 दहम 150 और 15 165। ये एक्चुअल में होता है मॉड में। ठीक है, ये मॉड में होता है, 120 माइनस 165 हो जाएगा माइनस 45 का डिग्री, और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ये तो हो गए जो फॉर्मूला वाले हैं। देखिए फॉर्मूला भी ठीक है, याद रहना चाहिए, लेकिन जब हमारे को ये पता है कि इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग नॉर्मल जो कॉमन सेंस से कर सकते हैं उससे हम लोग चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये फार्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप कोई भी क्वेश्चन को इससे सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि NCR बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इस ये जो होता है दोस्तों, ये होता है NCR बराबर फैक्टोरियल का n अपॉन ये नीचे क्या है r, तो इसको लिख दो फैक्टोरियल r, फिर ये दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लाइन खींच के गोला बना रहे हैं तो फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल n जो ऊपर में है उसे ऊपर में लिखा, नीचे वाले को नीचे में लिखा, और फिर ये दोनों को माइनस करके नीचे में लिखे। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहा, ऊपर वाला ऊपर ही रहा, नीचे वाले को नीचे रखे, फिर ये दोनों का माइनस करके लिखे। तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमें याद होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है NC9। ठीक है, तो हम लोग इसको NC9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो NC9 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला ऊपर रहेगा फैक्टोरियल n, नीचे वाले को नीचे में रखेंगे फैक्टोरियल 9, और ये दोनों को माइनस करके लिखेंगे n माइनस 9 का फैक्टोरियल। हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया है NC8, तो फिर लिखेंगे फैक्टोरियल n ऊपर है, फैक्टोरियल 8 नीचे है, फिर n माइनस 8 फैक्टोरियल, यही लिखेंगे। देन उसके बाद NCR बराबर NC9 बराबर NC8 दिया हुआ है, और दोनों क्या है इक्वल है, तो ठीक है लिख देते हैं इक्वल करके भाई, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 8, ये 9, ठीक है 9 फैक्टोरियल 8 n माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो अब बताओ n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको चलो ऐसे कर देते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n है ना, फैक्टोरियल n इंटू इधर क्या कर दो n माइनस ये वाला n माइनस 8 का फैक्टोरियल कर दो अपॉन
इधर यही चीज़ कर दो। यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल 8 अपॉन बचा दिए, यहाँ से फैक्टोरियल 9 लेके चले जाओ ऊपर, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला n इधर आ जाएगा, फैक्टोरियल n, और ये n-9 यहाँ पे रहने दो, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और n-8 n-9 है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि देखो, जो हम लोग फैक्टोरियल लिखते हैं ना, तो इस तरीके से लिखते हैं। जैसे फैक्टोरियल 9 लिखना है मुझे, तो इसका मतलब ये होगा कि 9 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक जाएंगे, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8। तो मतलब क्या हुआ कि 9 माइनस 1 किया मैंने अगले टर्म के लिए, तो 8 आया। फिर 8 माइनस 1 करूँगा तो 7 आएगा। ऐसे लिख करके हम ये कर दिए फैक्टोरियल 8 इधर, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, n-8 है। तो जब मुझे एक अगला टर्म चाहिए होगा तो -1 करना होगा, तो n-8 -1 करना होगा, करना होगा कि नहीं करना होगा, n-8, और फिर अगला टर्म लिखना होगा। तो देखिएगा, जब मुझे अगला टर्म लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, -1 करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, n-8 -1 का फैक्टोरियल अपॉन n-9 का फैक्टोरियल होगा, ये हो जाएगा। तो ये देखो एक तरह से क्या बन गया, ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, और ये n-8 -1 -9 बन गया, ये भी, ये दोनों कट जाएंगे। तो n-8 बराबर क्या बचा, 9। n-8 बराबर बचा 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 9 + 8, तो n बराबर हो गया 17, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन कब, जब हमें NCR की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो आपको इससे क्या समझ में आया दोस्तों कि अगर इस पैटर्न में अब क्वेश्चन आता है तो मैं इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर ले जाऊंगा। अब यहाँ पे 9 की जगह क्या कर देगा, 5 कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, 4 कर देगा। आ सकता है भाई, CDPO में पूछा है, तो आपका BPSC 71 में भी पूछ सकता है, इसको पूछ सकता है, ठीक है। नंबर ही चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है, ठीक है, यदि 8 अवलोकनों का औसत 16 है और 4 अवलोकनों का औसत 64 है, तो 12 अवलोकनों का औसत क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें औसत पता होना चाहिए कि औसत होता क्या, जिसे हम लोग एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एवरेज क्या होता है कि जैसे कोई 4 क्वांटिटी दी हुई है, जैसे यहाँ पे 8 दिया है ना, तो अगर मुझे कोई बोले कि कोई नंबर दे दे, मान लो कि जैसे बोल दे 6, 4, 2 और 1, ये 4 संख्या है, इसका औसत क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये चारों को जोड़ते हैं, 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13 बटे, और बटे में क्या करते हैं, जितने नंबर्स दिए हुए हैं वो, तो ये हमारा औसत हो जाता है। ये चीज़ हमें पता है, सबने पढ़ा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें समझिएगा कि 8 अवलोकनों का औसत 16 है। 8 का औसत जो है, अवलोकन यहाँ पे है, अवलोकन मान लो, अवलोकन, ये समझिएगा, अवलोकनों का औसत कितना है, 16 है। मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं, जिसका औसत कितना आया, 16 आया, ठीक है। फिर बोला है 4 अवलोकनों का औसत कितना है, 64 है, अवलोकनों का औसत 64 है। तो अवलोकन कितना हो गया, ये इंटू ये हो जाएगा, तो 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144 होता है ना, 16 अट्ठे 128, और 64 चौके 256 होता है। 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, 64 चौके 256, ठीक। तो ये तो हो गए औसत। अब दोनों को ऐड कर दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, 8, 6, 14 के 4, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 7, 1, 8 हुआ ना, तो 2, 1, 3, तो 384। अब पूछा है 12 का कितना औसत होगा, तो 384 टोटल आया, बटे 12 कर दो, तो 12 तियाँ 36, 2 बचा, 12 दूना 24,
हो जाएगा, समझ गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। कहाँ है क्या, सी नंबर देखो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन इस टाइप के, इस पैटर्न पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, आया हुआ है, ठीक है। तो आशा आप लोग ये भी कर सकते हो कि आने वाले समय में भी इससे पूछेगा ही। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कि एक विद्यालय में 20 शिक्षक हैं, ठीक है भाई, जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। उनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि कितने वेरिएबल हैं। तो देखो यहाँ पे गणित और भौतिकी, इसके अलावा और कुछ है नहीं है, मतलब दो सब्जेक्ट है। ऐसे बेसिक से एकदम समझते, दो सब्जेक्ट कितने हैं, दो, कौन कौन से, गणित और भौतिकी, ठीक है। गणित और भौतिकी दो सब्जेक्ट है। हम लोग बिना सोचे दो गोला बना लो, दो गोला बनाओ। गोला ऐसा बनाना है कि दोनों को टच करे, ठीक है। ऐसे हमने एक दो गोला बना लिया और एक बॉक्स के अंदर ऐसे इसको बंद कर देना है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। फिर हमें देखना है कि दोनों सब्जेक्ट वाला कोई है क्या, दोनों सब्जेक्ट जो पढ़ाता हो। तो हमने फिर से देखा, अमित भौतिकी पढ़ाते, 12 गणित पढ़ाते, 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते। ये देखो हमें मिल गया 4 गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो ये जो जो मैंने बनवाया ना कि इसको मिलान कर दो, मिलाप, भरत मिलाप करा दो, तो इस भरत मिलाप में ही आप उसको रख दो। ये 4 लोग क्या पढ़ाते हैं, ये हम मान लेते हैं गणित है, ये हम मान लेते हैं भौतिकी है। तो 4 जो है गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 जो हैं गणित एवं भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो गणित कितने लोग पढ़ाते हैं, तो 12 लोग पढ़ाते हैं। 12 लोग हमको क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। तो 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो 8 गणित पढ़ाते हैं। फिर क्या पूछा है, तो कितने शिक्षक भौतिकी पढ़ाते हैं। तो टोटल शिक्षक कितने मेरे दोस्त, टोटल है मेरे 20। तो 8 4 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 8 20। खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भौतिकी कितने पढ़ाते हैं अकेले, तो 8 लोग पढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे। तो ये बहुत ही आसान होता है दोस्तों। वो है कि समांतर श्रेणी में हमें नंबर दिए हुए हैं, जो कि क्या है, 5 11 17 101वां पद क्या होगा। तो एक तो हमारे पास समांतर श्रेणी निकालने का एक फॉर्मूला है, जो याद रह गया तो अब तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। कि क्या होता है कि जब nवां पद निकालना है, मतलब 101वां पद निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पे a क्या है हमारा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 5। डी क्या है हमारा डिफरेंस। तो हमने देखा 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 11 और 17 के बीच में 6 का डिफरेंस है। तो डी हमारा यहाँ से निकल के आ गया 6। और एन हमारा क्या है 101, तो एन बराबर हो गया 101, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ए 101 बराबर 5 प्लस 101 माइनस 1 इंटू 6। तो 5 प्लस 100 इंटू 6, ये हो गया 100 छिका 600 और ये 5 ये अलग से, तो 605 इसका आंसर हो गया। ये तो हो गए फॉर्मूला वाले, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए बताता हूँ। उस केस में क्या करना है दोस्तों हमको, कि जैसे हमें दिया हुआ है, जैसे पहला टर्म क्या है हमारा 5 है, सेकेंड टर्म क्या है 5 प्लस 6 जो कि 11 है, थर्ड टर्म क्या है 5 प्लस 6 प्लस 6 कितना है 17 है ना। तो हमसे कितना पूछा है 101वां पद। तो हमें निकालना कहाँ तक होगा 100वां, है ना, क्योंकि पहला टर्म तो ये है, 101 पूछा है, तो बचा एक, तो ये हो गया, तो बचे कितने ये वाले टर्म। तो हमारा 101वां जो होगा वो क्या होगा 5 प्लस 6 इंटू
कितने, देखो जब तीसरा टर्म निकाल रहे थे तो 2 बार 6 था, तो 101वां निकालेंगे तो मतलब कितना, एक कम है ना, तीसरा पद निकाल रहे हैं तो एक कम है, तो जब 101वां निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 प्लस प्लस 600, तो ये हो जाएगा 605। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, आप इससे भी निकाल सकते हो। अब देखो जो लीजेंड आदमी होगा वो क्या करेगा कि पहला टर्म है 5 और 101वां पद पूछा है, तो 101 इंटू 5, 505 मार के आएगा बी आंसर, बहुत खुश, मेरा सही हो गया, और उसका हो जाएगा गलत। एक नंबर तो यहाँ से भी कटेगा और माइनस में अलग चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है भाई, एग्जामिनर बहुत होशियार है कि ए में देखो 605 दिया, बी में दिया है 505, तुक्का मारने वाला भी सोचेगा बी और सी सही होता है और हो जाएगा गड़बड़। समझिएगा, देखो ये 2 और 6 का यूज करके हमें बीच वाला टर्म बनाना होता है। 2 इंटू 6 बराबर 12 आना चाहिए एक तरह से। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, √6x। √6 को अगर मैं √6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और 2 ऑलरेडी है मेरे पास। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि ये मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2x² प्लस 2√6x माइनस का √6x, तो क्या बन गया, 2 - 1 1, तो √6x बन गया, -6 = 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे √6 बचेगा, सेम चीज़ x प्लस √6 बचेगा यहाँ पे = 0। यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस का यहाँ पे 6 है, तो √6x और रूट इंटू रूट ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 2x माइनस √6x, और यहाँ x प्लस √6x = 0। आइदर ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये टर्म 0 होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस √6 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √6/2 हो जाएगा। और ये वाला टर्म 0 करेंगे तो x प्लस √6 = 0, तो x बराबर माइनस का √6। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा मेरे दोस्त, ये वाला आपका -√6 और √6/2, तो ये सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 10 है। क्या दिया है, 2x + 3y = 10 है ना, और दूसरा इक्वेशन दिया 3x - y = 4। तो 2x + 3y = 10 और 3x - y = 4 दिया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा था 10वीं क्लास में, याद हो तो, कि हमें x और y तो फाइंड आउट करना है ना, x और y क्या होंगे ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को पहले कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, या तो पहले x या तो y। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो मैं पहले सोच रहा हूँ कि y को ही हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 9, 3 × 3 और 4 × 12। जब प्लस माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 2 11, x बराबर 12 10 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22/11, तो 11 दूना हो गया 22, तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 2। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो 2 × 2 + 3 × y = क्या आ जाएगा 10, 4 + 3y बराबर 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4 मतलब 6, तो y बराबर हो जाएगा 6/3, जो कि हो जाएगा 2 के बराबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, x बराबर 2 और y बराबर 2, ओह सॉरी डी नंबर होगा। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 2, दोनों पॉजिटिव है ना,
y बराबर 2, दोनों पॉजिटिव और डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए कई बार ऐसे भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कर दिया था, बी बोल दिया था, तो आप बी मार देंगे जल्दी जल्दी में। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, हमने इतना मेहनत करके सॉल्व किया है तो हम आंसर लगाते टाइम भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों, कभी भी स्किप नहीं करना है कि बड़े बड़े नंबर हैं उसको देख के हम क्या करते हैं, स्किप मार दें। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं मारना, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करता है। देखो अगर मैं एक बात करूं तो देखो यहाँ पे 35 है, 27 है, सेम चीज़ नीचे में भी है। देखो स्क्वायर है क्यूब है इससे अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है, स्क्वायर है कि क्यूब है इससे अभी हमें मतलब नहीं है, हमें काम क्या आने वाला है वो बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे कि 35 27 का स्क्वायर दिया हुआ है, इधर भी देखो स्क्वायर दिया, इधर भी स्क्वायर दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ये अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। मैं मान लूँ अगर a बराबर क्या दिया है 35 और b बराबर 27 है, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही बना ना। अब मुझे एक चीज़ पता हो अगर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे ये कैसे आ गया, अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भी देखो तुरंत हो जाएगा। ये क्या करो, तुरंत ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद ही होगा, और नहीं याद है तो भाई फिर इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम चीज़ ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस काट दो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। और जब मुझे इतना चीज़ पता चल गया, इतनी चीज़ जब मुझे पता चल गई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। मैं क्यों करूँ स्क्वायर, मैं क्यों करूँ स्क्वायर जब मुझे पता है कि उससे होना जाना कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, 35 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, यही है ना। तो दोस्त ये दोनों कट जाएंगे तो ये क्या बचेगा 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 2। देखो कितना आसान है, मतलब कुछ नहीं करना पड़ा अपने को। लेकिन आप देखोगे तो 35 प्लस 27 करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, तो पहले तो ये दोनों को जोड़ोगे, 7 5 12, 3 2 5 1 6 62 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 35 माइनस 27 करोगे, फिर 35 का स्क्वायर निकालोगे, फिर 27 का स्क्वायर निकालोगे, फिर जोड़ोगे घटाओगे, तो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। क्वेश्चन तो आप एक नंबर तो यहाँ से गेन कर लोगे, है ना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए, लेकिन समय आपका बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव की संख्या कितनी है, 16,500 है। यदि वह वार्षिक रूप से 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो मतलब देखो ये टोटल एक गांव की जनसंख्या है, इतना दिया हुआ है हमको, ठीक है, 1 लाख नहीं 16,500 गांव की जनसंख्या है, इसमें 10% की वृद्धि हुई तो कुछ बना, फिर 10% की वृद्धि हुई, तो ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में और ये सेकेंड ईयर में, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक तो हमारे पास ये रामबाण फार्मूला वाला, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। एन क्या है यहाँ पे, एन हमें टाइम है, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है हमारा 16,500, ठीक। तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे निकाल देते हैं 16,500, 1 प्लस आर की वैल्यू क्या है 10 दिया हुआ है बटे 100 की पावर 2, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 10 से कम 10 11 बटे 10 हो जाएगा। तो 16,500, ये 10 1 या 10 प्लस 1 11, 11/10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16,500 इंटू 11 11 हम 121 बटे 100, तो ये कट गया, 121 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 165 से, है ना,
11 11 में 121 इंटू 165 करोगे तो क्या आएगा? तो ये हो जाएगा 605, ये हो जाएगा 12 छंग 72, ये हो जाएगा 600, 12 छंग 72, 6 कम 6, और ये हो जाएगा 121। तो ये आ जाएगा 6 6 2 8 1 9 7 2 9 199 65। एक तरीका तो ये हो गया, ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया फॉर्मूला वाला। इससे भी आसान मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिएगा, बताते हैं। दूसरा तरीका देखिए कि 16,500 था, 10% बढ़ा, तो क्या कर दो, 16,500 का 10% निकाल लो। कितना आया? ये देखो 2 जीरो कट गए, 1650 इसमें ऐड कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएगा 0, ये 5, 6 5 11, 6 1 7 1 8, 18,150। फिर इसका 10% निकाल लो, तो ये 10% मतलब 10/100 होगा। तो ये जीरो कट गया, 1815, तो 18,150, और इसमें जोड़ दो 1815, तो क्या हो जाएगा, ये 5 6 9 9, ये 199 65। तो आपके पास दो मेथड है। अब मान लो इसके साथ तीसरा साल भी पूछ दे, चौथा साल भी पूछ दे, तो बढ़ाते जाओ ना यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मान लो अब इसमें पूछ दिया कि 3 साल बाद क्या होगा, तो इसका भी 10% निकाल लो, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 199 6.5, इसको ऐड कर दो इस नंबर पे, तो आ जाएगा आंसर। चौथे साल में पूछ दिया तो फिर इसका 10% निकाल लो, तो ये आसान तरीका हो जाएगा ना। अब 1+r/100 की पावर n करोगे तो पावर जब 4 हो जाएगी तो 11, मान लो यही केस रहेगा, सेम केस, तो 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे, फिर ये लिखोगे। तो ये कैलकुलेशन में भी आपको ज़्यादा टफ पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं कहूँगा कि आप ऐसे मेथड से जाओ, समय की भी बचत होगी और गलत होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्या दिया है कि 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% का हानि होता है और उसी में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे? तो क्या बोल रहा है, संतरे को बेचने पर 25%, मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, वो है 100 रुपीज़, तो 25% का हानि हो गया, 25% का समझिएगा हानि हो गया, मतलब वो कितने में बेच दिया होगा, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 25 का हानि हो गया, तो सेलिंग प्राइस उसने 75 कर दिया। एक तरह से उसने कितने में बेच दिया, 75 रुपये में बेच दिया, तभी ना 25% का हानि हो गया। उसको बोल रहा है कि 20% का लाभ कमाना है, तो मतलब अब वो कितने में बेचे, मतलब 120 उसको बेचना चाहिए था, 120, क्योंकि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है, 120 में बेचूंगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। तो क्या रेट में, 150 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा था, क्योंकि तो अब उसको क्या रेट में बेचना होगा, तो कुछ नहीं, इसको क्या करना है, 150 रुपये के रेट से बेच रहे थे, 150 रुपये प्रति दर्जन, इसमें जब 75 से बेचा और हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, 20% का, तो 120 ये हो गया। पहले हमने बेचा था 75 दूना 150, तो ये हो गया 120 दूना 240, 240 रुपये प्रति दर्जन अगर मैं बेचूं, प्रति दर्जन अगर मैं बेचूं, तो क्या होगा, मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मेरा 150 रुपये क्या था, सेलिंग प्राइस मेरा एक्चुअल में क्या था 150, जिसको मैंने बेच दिया था 75 पे, मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए था 20% का, इसलिए मैंने 120 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 240 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, एक सम चतुर्भुज है, चतुर्भुज है मतलब 4 भुजाएं होंगी, सम चतुर्भुज है, तो ठीक है, उसके विकर्ण दिए हुए 10 और 24 सेंटीमीटर, और परिमाप पूछा है। तो परिमाप सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमाप किसी भी चीज़ का हो, जैसे आयत है तो आयत का परिमाप पूछता है, तो लेंथ, ये जितना भी है, ए मान लो ये ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है,
ए बी सी डी है, तो ये चारों को अगर हम सम कर दें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दें, तो ये इसका परिमाप आ जाएगा, आयत का परिमाप आ जाएगा। आयत मतलब ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा, ठीक है, ये डी है तो ये भी डी ही रहेगा। हम लोग समझने के लिए ले लेते हैं कि ठीक है ए और ये दोनों बराबर है लेकिन अलग अलग रूप में दिया हुआ है, ए बी सी डी के रूप में दिया हुआ है, ये मान लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कुल मिला के क्या क्लियर हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है हमें, ठीक है। तो ये चारों भुजाओं का सम निकाल दे तो वो होता है हमारा परिमाप या पेरीमीटर, ठीक है। देन इसके बाद हमसे पूछा है समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, तो हमें क्या दिया है, डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक का है 10, दूसरे वाले डायगोनल का लेंथ है 24, ठीक है। अगर हमें इसके भुजा पता चल जाए तो हम परिमाप आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज है मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। समचतुर्भुज है मतलब चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके विकर्ण दिए हुए हैं, तो विकर्ण हम लोग निकालते हैं। समचतुर्भुज का जो भुजा होती है उसका फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज की भुजा के लिए, ठीक है, फार्मूला हम लोग बताते हैं, भुजा इक्वल टू समचतुर्भुज की, ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल 1 कितना हुआ है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 24 का स्क्वायर मतलब 576। तो 1/2 24 का स्क्वायर 1/2 क्या हो जाएगा 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 676, ठीक है, 1/2 इंटू 676। और 676 अगर आपको पता हो दोस्तों तो ये होता है 26 का स्क्वायर रूट, तो 26 का स्क्वायर तो 1, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो जो भुजा हो गई वो कितना आ गया 13। तो पूछा क्या है परिमाप, तो 13 चौके 52, क्योंकि 13 ये होगा, 13 ये होगा, 13 यही भी होगा, ये भी होगा, तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौके 52, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो याद रखिएगा कि समचतुर्भुज दिया है और विकर्ण दिए हुए हैं, तो विकर्ण का हम लोग क्या करेंगे 1/2 अंडर रूट में डायगोनल का स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो भुजा आएगी उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। सेम चीज़ स्क्वायर में भी पूछ सकता है, फिर आपको रेक्टेंगल में भी पूछ सकता है, समचतुर्भुज में पूछा था। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, ठीक है। मतलब रेलगाड़ी मान लो इधर चल रहा है तो कुत्ता भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने समय में, कितने सेकंड में पूछा है, ठीक है। तो देखो रेलगाड़ी की लेंथ दी हुई है, लेंथ हमें दिया हुआ है 140 मीटर, जो रेलगाड़ी भी सेम जिस डायरेक्शन में कुत्ता दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में रेलगाड़ी भी दौड़ रही है। तो इसका जो सापेक्ष चाल है ना, रिलेटिव स्पीड जो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो माइनस होता है, तो 60 माइनस 18 कर लो तो ये कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई, है ना। और लेंथ हमको दिया हुआ है। अगर हमें चाल बराबर पता हो तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। हमको यहाँ पे समय पूछा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, ट्रेन की लेंथ, क्योंकि कुत्ता क्या है, छोटा सा जानवर है, कुत्ता क्या है, छोटा सा जानवर है, इसी को तो पार करना है ट्रेन को, तो ट्रेन अपनी लेंथ को पार कर जाए तो कुत्ते को पार कर गई, यही होगा ना। ट्रेन अगर अपनी जो पूरी लेंथ है वो कुत्ते के इस एंड से इस एंड को पार कर जाए, बस वही है। ट्रेन के सामने कुत्ता कोई डिस्टेंस रखेगा, नहीं रखेगा, ना के बराबर है, माइन्यूट है। तो क्या हो गई, दूरी कितनी हो गई 140, समय चाल क्या है हमारा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय को हम लोग एस से दिखा लेते हैं, टाइम टी से, चलो टी से दिखा लिए, टी बराबर
140/42, लेकिन ये क्या है, 42 किलोमीटर पर आवर है और हमें आंसर चाहिए सेकंड में दोस्त। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमें पता है कि इसको काहे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से। ठीक है, ये कैसे आया ये तो पता होगा ना, चलो बता देता हूँ, नहीं तो रट लेना इसको। किलोमीटर से जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो बड़ा है तो उल्टा कर देते हैं इसको, 18/5। आया कैसे ये समझ लो। किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और जैसे ये क्या है, किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा। किलोमीटर को मैंने क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया, और आवर को अब मैं सेकंड में कर दूँ, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 36 18। तो यहाँ से आता है दोस्तों 5/18। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग कर देंगे 42 × 5/18। कुछ कटेगा, काट देते हैं, 6 7 42 और 6 3 18, 6 7 42 और 6 3 18। तो ये 7 से काट दो इसको, 20 7 140, और ये 20 इंटू इधर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा है ना, तो 20 तिया 60, और इसको काट दो, 5 चौके 20, तो 4 तिया 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 सेकंड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकंड। याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप किए रहोगे तो जल्दी आसान हो जाएगा, नहीं तो आप इसमें गलत मार्क के आ जाओगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जब घड़ी में 6 बजे हम लोग सेट करते पहले दिन, तो 24 घंटे बाद जब अगला दिन 6 बजता है तो ये क्या शो करती कि 10 मिनट आगे है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो 24 घंटे हैं दिखने चाहिए थे, एक्चुअल में 24 घंटे दिख रहे हैं कितने, 24 घंटे 10 मिनट एक तरह से। अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो 24 घंटे इंटू 60 कितना हो जाएगा, 24 छिक्का 144, 1440 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1440, तो ये 1450। ये मिनट में बात कर रहे हैं हम लोग है ना। दिखना चाहिए था इतना, लेकिन दिख कितना रहा हमको, दिख कितना रहा 1450 मिनट। ठीक है, और पूछा 11 बजे पूर्वाह्न में, मतलब 24 घंटे कितने हो गए जब 6 बजा होगा है ना। और घड़ी की स्पीड क्या हो गई, ये ज़्यादा हो गई है एक तरह से ना, तब तो 10 मिनट बढ़ गया। तो फिर 6 बजे हमारा, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे टोटल, 6 से 11 बजने में 5 घंटे और लगेंगे, तो 24 और 5 29 घंटे हो जाएंगे। और 29 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छिक्का 54 की 4 हासिल आई 5, 6 दूना 12 5 17, 1740 आ जाएगा है ना, 1740 आ जाएगा। तो अगर हम लोग एक्चुअल मिनट की, जो हमारी जो असली मिनट है उसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 1740। और ये देखो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 144/145 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको 5 से कट करो, 5 दूना 10, 4 बचा 5 नम 45, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया। अब 29 से ये कटेगा क्या, 9 नमा 81 हो जाएगा, 29 पच्चे नहीं, 9 दूना 18 9 27 9 चौके 36 9 45 9 छिक्के 54 9 70 63, ये नहीं कटेगा, यही कटेगा अगर कटेगा तो। 29 से कम 29, 5 बचा, 29 दूना 58, हाँ ये देखो 29 से कम 29, 5 बचा, 29 दूना 58, तो 144 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 इंटू 12 हो जाएगा दोस्तों
12 चौके 48 की 8, हासिल आई 4, 12 चौक 48 4 52 की 2, हासिल आई 5, 12 कम 12 5, 1728। 1728 क्या आया, मिनट आया। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे किसमें, 1728 को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे घंटे और मिनट में, तो ये कुछ हो जाएगा 1728 भागे 60 कर दो, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 28 घंटा 48 मिनट। ठीक है, 28 घंटे 48 मिनट आ जाएंगे। 1728 भागे 60 करके देख लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 घंटे 48 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 घंटे 48 मिनट का मतलब हो गया 24, 4 घंटा 48 मिनट बचेगा, तो मतलब 6 और 4 10 बच जाएंगे। 4 घंटे 24 घंटा तो हो गया, प्लस 4 घंटे और जोड़ दो तो ये बच जाएगा 6 4 10 घंटा, मतलब 10 बजे और 48 मिनट, ऐसा हमको कुछ शो करेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये बी नंबर, और जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा उसका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, सी नंबर, जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे होंगे, और ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ये क्वेश्चन है हमारा। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि दोनों सुई एक साथ का मतलब क्या हुआ, ये घड़ी है। देखो मैंने बोला था ना, घड़ी का कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत बढ़िया है। तो ये मान लो मिनट का सुई भी है, और इसके ऊपर हम लोग बना देते हैं एक आवर वाली भी सुई। ये मिनट वाली थी और ये वाली आवर वाली सुई है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनिंग मतलब ये सेंटर है। तो पूछ रहा है कि ये दोनों सुई कब एक साथ होंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब एक ही लाइन में है ना, इस टाइप से होती, इधर एक एक इस डायरेक्ट, मतलब ये सेंटर है, तो एक ऐसा होता और एक ऐसा होता, तो हम बोल सकते थे कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लेकिन दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई मेरे दोस्त, 0 डिग्री हो गई यहाँ पे। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो हमें पता है कि यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दे देगा। क्या था, 13 आवर माइनस 11/2 मिनट, हमने ये पढ़ा था, ये मॉड में होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है दोस्त, और यहाँ पे आवर दिया हुआ है 5 और 6 के बीच का एंगल, हमको निकालना है 30 इंटू 5 माइनस 11/2 इंटू मिनट, मिनट हमको बताना है। तो यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, 30 पचे 150 इंटू 2, इसका एलसीएम ले ले तो 150 इंटू 2 क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ, देखो ये इसको राइट हैंड साइड में लेके चला जाऊँ, तो ये हो जाएगा 11/2 m इक्वल टू 30 पचे 150, और इसको मैं m बराबर लिख दूँ, m बराबर तो क्या हो जाएगा 150 इंटू 2/11, है ना। तो ये हो जाएगा 300/11, तो 11 दूना 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77, 3 बचा, तो 27 सही 3/11 जो है 27 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां 5 और 6 के बीच में पूछा है ना, तो 5:27 सही 3/11 मिनट पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये सी नंबर इसका सही आंसर होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है भाई, हर एग्जाम में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे करो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया है, अनिल और सुमन 12 दिन में काम करते हैं, जिसे अनिल अकेले 20 दिन में, अनिल अकेले 20 दिन में करता है, तो सुमन अकेले कितने दिन में कर पाएगा ये पूछ रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 20 का एलसीएम आपको पता हो तो देखो, अगर जिसको नहीं आता तो वो एकदम बेसिक से चले जाओ, वैसे इसका एलसीएम आएगा 60। देखो 2 छिक्का 12, 2 दहाम 20, फिर काटो 2 3 6, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, 3 पचे 15, दूना 30, दूना 60। ठीक है, एकदम बेसिक से चले गए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, तो a + s 5 और 20 3 60।
तो मतलब जो अनिल है उसकी इफ़िशियंसी कितनी है, 3 काम करने की। अनिल की इफ़िशियंसी है 3, अनिल और सुमन की इफ़िशियंसी है 5, 5 काम करने की, है ना। तो अगर सुमन अकेले करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3, तो सुमन की इफ़िशियंसी हो गई 2। सुमन की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 2 काम करने की एक दिन में। तो पूछा 60 काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा सुमन अकेले, सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो कितना दिन लेगा, तो 60/2 तो आ जाएगा 30 दिन। 30 इसका आंसर है ना। तो इसका तो आंसर 30 दिन हो गया। अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको समझो आप लोग। अब ऐसा कह सकता था कि अनिल स्टार्ट कर रहा है, अनिल देखो 20 दिनों में कर सकता है यदि सुमन को अकेले। अब यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे बोल दे अनिल काम को स्टार्ट करता है 2 दिन काम करता है, तो अनिल की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो हम लोग मान लो वो 2 दिन करता है तो 2 तियाँ 6 काम कंप्लीट कर देगा। बचा हुआ काम कितना बचा, 54। 6 तो अनिल ने कंप्लीट कर दिया, तो फिर पूछेगा कि फिर सुनील या सुमन कितने दिन में इस काम को कर लेगा, तो 2/54 कर दो, तो बचे हुए काम को 28 दिन में कर देगा, है ना। तो क्वेश्चन यहीं पे ऐसे ही थोड़ा बहुत घुमा सकता है, ट्विस्ट कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, जो 2-3 टाइप हैं इसके उसको पढ़ लो, हो जाएगा काम। अगर बीपीएससी में इस क्वेश्चन को पूछा है तो अगेन पूछेगा, 100% पूछेगा भाई, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पूछेगा ही पूछेगा वो। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखो हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद तो करता ही करता है, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था जब हम लोग वेन डायग्राम वाला बता रहे थे कि सबसे पहले हम लोग देखते कि दोनों वाला केस में कौन आ सकता है। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 55 है टोटल, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने दिए हुए हैं, देखिए 55 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 34 क्रिकेट खेलते हैं और 26 लोग बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वाला तो दिया नहीं है, तो हम लोग इसको अगर एक्स एज्यूम कर लें, ठीक है, तो क्रिकेट खेलने वाले कितने बचेंगे, 34 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मिलाकर के 34 खेलते हैं क्रिकेट, और पता है हमको कि ये कितने हो जाएंगे फिर, तो 26 माइनस एक्स हो जाएंगे, और टोटल हमको 55 दिया हुआ है। तो एक तरीका तो ये हो गया, और तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 34 माइनस एक्स प्लस 26 माइनस एक्स इक्वल टू टोटल कितने हैं, 55। तो यहाँ से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 34 प्लस 26 कितने हो जाएंगे, 60 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 55, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5, एक्स इधर जाएगा, 60 माइनस 55 5 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर विदाउट वेन डायग्राम भी करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी कम से कम एक गेम तो खेल ही रहा है। तो हम लोग क्या करते, दोनों को ऐड कर देते, 34 प्लस 26, है ना, माइनस एक्स इक्वल टू टोटल विद्यार्थी कर देते, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट ही सीख गए हैं तो ये बेस्ट तरीका है आपको, इसमें तो आपका आंसर आना ही आना है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है कि 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनका गुणनफल 2400 है और योगफल 5200 है, वर्गों का योगफल पूछा, ठीक है। तो गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणा, तो 12 दूना 24, है ना, 80 तियाँ 24। तो ये देखो सब लगभग चारों आंसर के जो गुणनफल हैं वो तो 2400 आ रहे हैं, इसका मैंने चेक नहीं किया, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं अभी। अब बोल रहा है इनके वर्गों का, मतलब इनको अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उनका योगफल 5200 आना चाहिए। तो देखो 12 12 हम 144 फिर 00, तो 5200 से बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। 8 28 6400, ये भी होगा नहीं। 75 का स्क्वायर क्या होगा, 7 8 56 और 55 25, 5625, ये है 5200, ये भी नहीं होगा। बचा 60 × 40, तो 6 छंग 3600 और 1600,
क्या हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 5200। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। और जिनको ज़्यादा ही दिमाग लगाना हो तो दो प्राकृतिक संख्या हैं, तो ये मान लेना कि x इंटू वाई क्या है, 2400 दिया है, और वर्गों का योग बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 5200 दिया हुआ है। तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कर लेना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। यहाँ से ये सब वैल्यू पुट करना, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो कि लगभग 100 आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100 आ जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेना, तो यहाँ से x माइनस वाई आ जाएगा 20। फिर इसके बाद सॉल्व करते रहना आप लोग टाइम पास, ठीक है। बाकी जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो ऑप्शन पे जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आंसर गेन कर लेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। जैसे इसमें 100 से 500 के बीच पूछा है, अगले में पूछ दिया कि 200 से 600 के बीच में। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आगे भी ये रिपीट कर सकता है या फिर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोला है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 और 6 से विभाज्य है। 4 5 और 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वैसी संख्या जो 4 5 और 6 तीनों से विभाज्य हो, मतलब इसका एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम होगा, तो अब 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो देखो इसको हम लोग एकदम बेसिक से चले जाए तो 4 5 6 ऐसे लिख लो, 2 से कट करो तो 2 3 6। अब देखो कुछ नहीं कट होगा तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60, 4 5 6 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 60 होगी, लेकिन 100 और 500 के बीच में पूछा ना, तो 60 तो 100 500 के बीच में आता नहीं, तो 60 दूना 120, तो मतलब पहली संख्या जो मेरा होगा 120 होगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया 100 के बाद आ रहा ना, 100 के बाद आने वाला, 100 के बाद आने वाला यह पहला संख्या है 120। फिर 120 के बाद 180, 60 180, फिर 240, ऐसे करते करते अप टू 6 अठे 48, 480 आ जाएगा लास्ट वाला, हो जाएगा 60 अठे 480। तो क्या पूछा हमसे कि कितनी संख्या होंगी, है ना, बीच कितनी संख्या है। तो ये हो गया 120 180 240, फिर 300, फिर 360, फिर 420, फिर 480। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर 7, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है, मतलब 70 kg का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण है जिसमें 4:1 के अनुपात में बालू और सीमेंट है, बालू और सीमेंट है 4:1 में, मतलब टोटल जो 5 है उसकी वैल्यू है 70। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 70/5, दैट इज इक्व टू 14, 14, ठीक है। तो फिर क्या पूछा है, कितना बालू मिला दिया जाए, मिश्रण में कितना बालू मिलाना, बालू मिलाने की बात कर रहा है ना, सीमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है भाई साहब, केवल बालू में कर रहे हैं। तो अपने पास ये 56 है, 14 चौके 56, और ये है 14 यूनिट। तो इसमें कितना बालू मिला दिया जाए, इसमें कितना मिला दिया जाए कि ये 6:1 बन जाए, यही है हमारा क्वेश्चन। तो जो एक अनुपात है दोस्तों मेरा, वो एक अनुपात है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो 6 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा आपका 14 इंटू 6, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84। अतिरिक्त मिलाया गया बालू कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था 56 था, तो 84 में से 56 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, तो 28 किलोग्राम अगर मैं बालू मिला देता हूँ तो रेशियो कितना बन जाएगा, 6:1 बन जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।